प्रणाली के बारे में बताना है, नक्सलीय प्रणाली है अपनी, उसके बारे में आपको बताना है। नक्सलीय जो आपके सामने जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा टिप्पणी करनी है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया भूगोलविद थे जिन्होंने मानव भूगोल और पर्यावरण नीतिवाद पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन है ग्रिफिथ टेलर? आपके सामने एक प्रसिद्ध आपके सामने ऑस्ट्रेलियन भूगोलविद है। कहाँ के विचारक थे भाई? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ के विचारक हुए। इन्होंने किसकी नक्सलीय वर्गीकरण की पूरी जो मानव सभ्यता है, पूरी विश्व के अंदर कितनी नस्ल के लोग वो रहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करने का काम किया। पर्यावरणीय निर्धारणवाद महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने क्या किया? जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, क्या है जो आपके सामने जो पर्यावरण है वो किस तरीके से काम करता है उसके निर्धारणवाद के बारे में बताया। उन्होंने नक्सलीय भौगोलिक अध्ययन में योगदान दिया और विभिन्न क्षेत्रों में और मानव समूहों का वर्गीकरण जलवायु और पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर किया। उन्होंने क्या किया? जो नक्सलीय भौगोलिक अध्ययन है इसके बारे में आपके सामने क्या, जो नस्ल क्या होती है। देखो भारत के अंदर देखो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, पूर्वोत्तर में जाओगे, वहाँ के लोगों का शरीर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, रंग रूप आकार है वो अलग होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे वहाँ पर अलग होगा। पंजाब, हरियाणा है ना, मध्य प्रदेश, जो मध्य भारत है उसका अलग होगा और साउथ इंडिया के लोगों का अलग होगा। तो एक भारत एक देश है, भारत सिर्फ एक देश है, उस देश के अंदर ही लोगों की अलग अलग प्रकार की जो रूप रंग आकार और संरचना देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, एशिया के लोगों का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है ना, यूरोप के लोगों का अलग है, नॉर्थ अमेरिका का अलग है, साउथ अमेरिका के लोगों का अलग है और अफ्रीका के लोगों को अलग है। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो लोगों का रंग रूप आकार के आधार पर उनकी क्या की, भौगोलिक आधार पर जो नस्लों का निर्माण करने का काम किया। क्या काम किया? नस्लों का आपके सामने निर्माण करने का काम किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के मानव समूह का वर्गीकरण जलवायु और पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर किया। उन्होंने क्या किया? जो अलग अलग प्रकार के जो मानव समूह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य का जो आपके सामने ग्रुप होता है, उनका वर्गीकरण किसके हिसाब से किया? उनका वर्गीकरण उन्होंने किसके हिसाब से किया? जलवायु के आधार पर करने का काम किया। किसके आधार पर करने का काम किया? जलवायु, जो एनवायरमेंट होता ना, उसके हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण करने का आधार किया, के आधार पर किया, तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर किया। समझ कि जैसे इन्वायरमेंट पे आपके सामने सिचुएशन होती है, उसी के हिसाब से मनुष्य का रंग रूप है वो आकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलते हैं? ग्रिफिथ टेलर द्वारा नक्सलीय वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रणालियां देखने को मिलती हैं? ग्रिफिथ टेलर ने मानव नस्लों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें मुख्यतः भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर विभाजित किया। मनुष्य ने क्या किया? जो मनुष्य की जो नस्लें होती है ना, उनको भौगोलिक आधार पे, किसके आधार पे? ज्योग्राफिकल। कैसे किया? ज्योग्राफी के आधार पे, कि जिन भौगोलिक जगह पर मनुष्य रहते हैं उन्हीं के हिसाब से उनको क्या किया? उनका आपके सामने वर्गीकरण किया। फिर जैसी जलवायु में रहते हैं उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया और पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से उनको आधार पर विभाजित करने का काम किया। इन्वायरमेंटल सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसे मनुष्य की स्किन का कलर हो जाता है, वैसे उसका शरीर का आकार हो जाता है, उसी हिसाब से देखने को मिलता है। पहाड़ी लोगों की आपके सामने हाइट कंपैरेटिवली छोटी देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह की, हिमाचल वगैरह। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, ज़्यादा बड़ा शरीर होगा, पहाड़ों वगैरह पे चढ़ने पे आपके सामने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा शरीर में ज़्यादा बड़ा शरीर, ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए उनकी कंपेरेटिवली हाइट कम होती है आपके सामने, है ना। गठीला शरीर होता है जिससे क्या है, शरीर में कम ऊर्जा लगती है और ज़्यादा मेहनती होते हैं वो लोग। तो जैसी इंसान की भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसी के हिसाब से उनको विभाजित किया गया। उनका मानना था किसी क्षेत्र में जलवायु भौगोलिक दशाएं मानव के शरीर, सामाजिकता व सांस्कृतिक गुणों को प्रभावित करती हैं। उनका क्या मानना था? अगर कोई जगह होती है, कोई भी क्षेत्र के हिसाब से, कोई भी क्षेत्र या जलवायु के हिसाब से वहाँ की क्या देखने को मिलती है? वहाँ का मनुष्य होती है, उसका शरीर का आकार वैसा देखने को मिलता है, सामाजिक वो काम करेंगे ना वैसे। राजस्थान के लोगों के अंदर हमेशा से क्या रही, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ने की इनके अंदर क्या रही भाई, भावना रही। क्यों रही भाई? सामाजिकता की भावना ज्यादातर इनके अंदर, क्योंकि ऐसी सामाजिकता की भावना आपके सामने इसीलिए देखने को मिली इनके अंदर, ताकि क्या रहा कि आपके सामने जो एक तो पश्चिमी सीमा पर रहते थे, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी सीमा पर भारत पे आक्रमण हुए। आपको भी पता है, एक चीज ये भी रही। दूसरी बात, हमें अपनी जो मिट्टी है उससे प्यार इतना ज्यादा इसीलिए भी था क्योंकि हमें पता था इस मिट्टी से ही आपके सामने जो ये वातावरण ऐसा है राजस्थान का, इतना जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इसीलिए हमें अपनी मातृभूमि की जो वैल्यू है, वो महत्व है, वो पता था। और यहाँ के लोगों की जो थिंकिंग वो इतनी टफ थी इस वातावरण की वजह से, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध भी लड़े।
यही सांस्कृतिक गुण भी देखने को मिलते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, पूरी दुनिया में अलग अलग जो लोगों का जो उसमें बांटने का काम किया। उन्होंने दुनिया की मानव जातियों को अलग अलग वर्गीकरणों में बांटने का काम किया। सबसे पहले कौन से लोगों को बांटा, मध्य अक्षांश में रहने वाले लोग। कहाँ पर रहने वाले, जो अक्षांश होते हैं, क्या होते हैं, जो अक्षांशीय लोग होते हैं उनके लिए। मध्य अक्षांश में रहने वाले लोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। कौन सा क्षेत्र होता है उनका, यूरोप में रहते हैं और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, यह नक्सल विकसित शिक्षित तकनीकी रूप से मानी जाती है। देखो सबसे पहले जो आपके मध्याकांक्षीय लोग हैं ना, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के, तो सबसे पता आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने सबसे पहले जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस और क्रिएटिव थिंकिंग है, उसमें सबसे पहले कौन लोग आगे बढ़े भाई, यही लोग आगे बढ़ते हैं। कौन, मध्य अक्षांश के लोग। कौन से, मध्य अक्षांश के जो आपके सामने जो लोग होते हैं वही सबसे पहले डेवलपमेंट करते हैं। कहाँ के, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के, और यही टेक्नोलॉजी रूप से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्नत और जलवायु के अनुकूल मानी जाती है। क्यों, इन लोगों ने इतना आपके सामने डेवलपमेंट क्यों किया, क्योंकि इनके डेवलपमेंट करने के पीछे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था। ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता नहीं था, एकदम ठंडी और जो अनुकूल जलवायु है, इसके वजह से यहाँ पे रहन सहन भी सही है, आसानी से रह सकता है और मनुष्य अपना दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर लगा सकता है। अगला है उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रेस, अफ्रीका, दक्षिण एशिया व दक्षिण अमेरिका के लोग। जैसे प्रमुख अफ्रीका का तो पूरा महाद्वीप आ गया, साउथ अमेरिका हो गया, तंजानिया हो गया, है ना, कोंगो हो गया, जितने भी देश होते हैं सब। मध्य दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, श्रीलंका, ये जो निचले जो महाद्वीप, इंडोनेशिया वगैरह, है ना, म्यांमार वगैरह, ये सब दक्षिण एशिया के देश होते हैं। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जैसे देश हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो यही होता है अफ्रीका के देश, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के जो देश होते हैं वो किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय थिंकिंग में आते हैं। गर्म जलवायु में रहने वाले लोग सरल जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता। क्यों है इन लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता, क्योंकि आपके सामने इन देशों में प्राकृतिक संपदा मिलती भी सबसे ज्यादा है। अफ्रीका है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक चीजें मिलेंगी। दक्षिण एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में मिलती है। और दक्षिण अमेरिका आप देखो, ब्राजील से क्या होके जाती है, आपके सामने अमेजोन नदी मिलती है। तो प्राकृतिक चीजें यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं, इसीलिए प्रकृति पर ये लोग ज्यादा निर्भर रहे। गर्म जलवायु थी, इनको ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि प्रकृति ने इनको पहले से सब कुछ दे रखा था। यहाँ पर जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, इन्होंने ज्यादा प्रगति इसीलिए भी की क्योंकि इनके पास प्राकृतिक रूप से जो संपदा थी ना वो कम थी। यूरोप के पास प्राकृतिक रूप से जो कच्चा माल कम देखने को मिलता था, इसीलिए तो वो भारत, है ना, अफ्रीका जैसे देशों में उपनिवेशवाद की विचारधारा पनपी। क्योंकि अगर उनके पास भी कच्चा माल होता तो औद्योगिक क्रांति से वहीं पर अपना सामान बना लेते, वहीं पर बेच देते। कच्चा माल उनके पास था नहीं, तो उसकी खोज में ये अलग अलग देशों में गए और वहां पर राज किया अपने आप, और वहां से पैसा कमाया। उसी पैसे को साइंस व टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में आगे बढ़ाया। समझ में आ गया। तो यही कहते हैं ना, मजबूरी जो आविष्कार की जननी होती है वो चीज देखने को मिलती है। शीत कटिबंध, कोल्ड एंड पोलर रेस, जो अंटार्कटिका क्षेत्र होता है, इनपुट लैब्स के अंदर कठोर जलवायु में रहने वाले लोग सीमित संसाधनों में जीवन जीते हैं और सरल तकनीक के साथ जीवन जीते हैं। कैसे, हार्ड इन्वायरमेंट होता है। कैसा इन्वायरमेंट होता है, हार्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, हार्ड इन्वायरमेंट वो देखने को मिलता है। सीमित संसाधन है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कैसे रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। जीवन इनका कैसा होता है, आसान जीवन होता है और सरल टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। कैसी टेक्नोलॉजी होती है, सिंपल टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया। जो लोग होते हैं ना वो ठंडे जलवायु में रहते हैं, साथ के साथ आपके सामने इन लोगों, कम लोग वहां पर रहते हैं। भाई अंटार्कटिका वगैरह के अंदर कितनी ठंड पड़ती है, तो उसी के हिसाब से अपना जीवन है वो यापन करते हैं। जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो आपके सामने वर्गीकरण किया गया, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। यह वर्गीकरण जलवायु, पर्यावरण को मानव नस्लों के विकास के प्रमुख कारण को मानती है। क्या करती है, ये जो थिंकिंग है ना, एक यही बताती है कि मनुष्य का जलवायु के हिसाब से, किसके हिसाब से, मनुष्य है उसका जो आपके सामने जलवायु और पर्यावरण के हिसाब से, जलवायु व पर्यावरण के हिसाब से क्या देखने को मिलता है, जो आपके सामने विकास देखने को मिलता है। जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है ना,
मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, किसके हिसाब से होता है, जलवायु और आपके सामने पर्यावरण के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, जलवायु और पर्यावरण के हिसाब से आपके सामने डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्होंने नक्सलीय गुणों का विकास किया, प्राकृतिक दशाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया। इन्होंने क्या किया, जो नक्सलीय गुण होते हैं, नस्लीय जो गुण होते हैं, नक्सलीय थिंकिंग होती है और जो प्राकृतिक दशाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया है। यह वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ता हुआ कदम था, लेकिन आज के मापदंडों इन्हें आंशिक रूप से वैज्ञानिक व आंशिक रूप से विवादास्पद भी बताते हैं। क्या कहते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये पहले के समय आपके सामने ये जो थिंकिंग थी वो बहुत सही थी, लेकिन आज के रूप में अगर आज के समय देखें तो चाहे एशिया के लोग हों, एशिया में भी चाइना आज सबसे ज़्यादा यूरोपीय देशों और अमेरिकन देशों को आपके सामने टक्कर देने का काम कर रहे हैं। आज भारत जैसे देश और जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं उन देशों में भी काफ़ी प्रगति की है और धीरे धीरे अफ्रीकन देश है वो भी टक्कर में आ रहे हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो पहले जब प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भरता थी तब ये सिद्धांत ज़्यादा सही लगते थे। क्या थे, जब ये सिद्धांत हैं तब ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं मैं आपको, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य इन सिद्धांतों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में सभी देश एक दूसरे के बराबर हैं। आलोचना की बात करें, ये प्रणाली नक्सली भेदभाव की संभावना को जन्म देती है। क्या क्या करती है, जो नक्सलीय थिंकिंग होती है, कौन सी थिंकिंग होती है, जो नक्सलीय भेदभाव की थिंकिंग होती है, नक्सलीय विचारधारा होती है, उस नक्सलीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। आधुनिक मानव भूगोल में नस्ल के बजाय संस्कृति, समाज और परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर वर्तमान समय की बात करें, किसकी बात करें, आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक समय की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आधुनिक समय में किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है भाई, संस्कृति पर। किस चीज़ पर जो ज़्यादा लोग जोर देते हैं, जो नई नई आपके सामने संस्कृति आती है उस पर, जो समाज हो गया उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जो अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण कुछ हद तक तो नव नियतिवाद से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां वे मानते हैं कि मानव पर्यावरण की सीमाओं में रहकर प्रगति कर सकता है। अच्छा, यह जो ग्रिफिथ टेलर का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल सिर्फ नियतिवाद को ही नहीं मानता है। नियतिवाद मतलब इस बात को ही नहीं कहता है कि मनुष्य वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। उनका यह भी मानना है कि मनुष्य क्या कर सकता है, प्रकृति पर भी निर्भर है, लेकिन प्रकृति से बाहर रहकर भी अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो वो कर सकता है। तो मनुष्य को जो पर्यावरण से बाहर निकलकर जो प्रगति करने की बात ये जो सिद्धांत है वो करता है। निष्कर्ष की बात करें, किसकी बात करें आपके सामने, निष्कर्ष की आपके सामने अगर मैं बात करूं, ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई नक्सलीय वर्गीकरण प्रणाली मानव भूगोल द्वारा प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्या है, जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन है, जो ग्रिफिथ टेलर हैं, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो नक्सलीय वर्गीकरण प्रणाली का जो सिद्धांत दिया गया है, कौन सा, नक्सलीय प्रणाली का जो सिद्धांत दिया गया, ये प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जो आज के समय जो नया टेक्नोलॉजी और जो नया डेवलपमेंट का जो विकास हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि आज इसे आधुनिक मापदंडों के अनुसार उद्यतन व संवेदनशील रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन आज के समय देखें तो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, इसके प्रमुख घटक व महत्व के बारे में बताइए। किसके बारे में बताना आपके सामने, HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको विस्तार से बताना है। इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं, इसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं तथा इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट एंड सिग्निफिकेंस। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं प्रमुख और इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए मानव विकास सूचकांक की बात करें, किसकी बात करें, मानव विकास सूचकांक होता है जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। कौन सा होता है, जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास जो सूचकांक है